पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए। रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए बता दें आपको, आज बात होगी जलवायु स्मार्ट कृषि की, फिर मुलाकात होगी सफल किसान से और सरकारी योजनाओं का जायजा भी आप तक पहुंचाएंगे, और रहेगा कृषि मंत्रालय से भी कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। क्या कुछ खास रहा इस सम्मेलन में, दिखाते हैं आपको। यूनाइटेड नेशंस ने जो एंट्री इनवाइट किया, उसमें 160 एंट्रीज दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग इनिशिएटिव जो हर एक देश ने लिए उसके बारे में आई थी। और मुझे आप सबसे साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि COP15 का जो समिट अभी मॉन्ट्रियल में चल रहा है, उसमें आज से 2 दिन पहले 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के मिशन, इस नमामि गंगे मिशन को दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किए गए, उनमें से एक पिछले 10 सालों में हुए ट्रांसफॉर्मेटिव जो है इनिशिएटिव्स में से एक ऐसा माना गया है। उसके लिए मैं मिशन नमामि गंगे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, और क्योंकि गंगा की इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोग, सरकार में बैठे लोग, गैर सरकारी संस्थाएं, हमारे पार्टनर्स, और उन सब के साथ साथ में जो हमारे फुट सोल्जर्स के लिए की तरह काम करते हैं, हमारे गंगा प्रहरी हैं, हमारे गंगा मित्र हैं, हमारे स्पर्श गंगा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का योगदान बराबर महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस विचार को साकार करने में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे धरातल पर काम करने वाले लोगों का है। हमारी आस्था से लेकर के आजीविका तक का आधार जो माँ गंगा है, उस गंगा को एक बार पुनः निर्मल और अविरल बनाने के लक्ष्य को लेकर के हम जो जुटे थे, आज पूरे विश्व में उसकी पहचान बनी है। मैं इस सब के लिए भी उन सबका शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर, आदरणीय, ये आस्था से अर्थ तक की जो विषय है, जो दूरी है, उसमें सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। उसके जीर्णोद्धार पे क्या काम हो रहा है? ये माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस दिशा में काम किया है। हरियाणा सरकार ने उसके लिए बोर्ड की स्थापना की है। हमने हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में समझौता कराया है ताकि हम सरस्वती की इस धारा को आदिबद्री से लेकर के जो है समागम स्थल तक अविरल बनाए रह सकें, और उस दिशा में सरकार तेज गति के साथ में काम कर रही है। हमारे देश में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय प्रयासरत है। हमारी सरकार द्वारा भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि मंत्रालय के विस्तार विभाग के निदेशक मनीष भाटिया। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। आप सभी जानते हैं कि खेती के क्षेत्र में महिलाओं की एक विशिष्ट भूमिका है। ग्रामीण महिलाएं कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत सरकार राष्ट्र की प्रगति में ग्रामीण महिलाओं की भूमिकाओं को समझता है तथा उन्हें सम्मान देता है। अतः भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि राज्य और
राज्य इनके ऊपर अपना ग्रामीण महिलाओं के ऊपर अपना व्यय करें। इसमें कई योजनाएं आती हैं, जैसे कि विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि ICAR के तहत 731 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित किया गया है। इसमें ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा नई प्रौद्योगिकी से उन्हें अवगत कराया जाता है। मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप कृषि विज्ञान केंद्रों के इन प्रशिक्षणों का अत्यधिक लाभ उठाएं तथा भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को, जो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने हेतु किए गए हैं, उसमें अपना योगदान दें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और कई योजनाओं को भी संचालित कर रही है, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। इनमें PM किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा इत्यादि शामिल हैं। भारत सरकार का ये प्रयास है कि संसाधनों की उपलब्धता एवं नई नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप सभी लाभान्वित हों। मैं आपसे पुनः ये निवेदन करता हूं कि भारत सरकार के इन प्रयासों में आप साझा होइए, अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए ताकि इससे भारत सरकार जो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं, उसमें आप अपना योगदान दे सकें। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में बात होगी जलवायु स्मार्ट कृषि की। अब आप सोचेंगे ये जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है? जी हाँ, जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में अगर हम अपनी खेती बाड़ी के परिवेश में थोड़ा बहुत ही सही परिवर्तन ले आए तो अपनी कृषि को स्मार्ट बना सकते हैं। किस तरह से आप इस दिशा में कदम उठा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। खेती और मौसम का बहुत गहरा रिश्ता है। फसलें बारिश, तापमान और नमी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन बदलती जलवायु ने मौसम के पैटर्न को बदल कर रख दिया है। कभी तापमान ज्यादा तो कभी कड़ाके की ठंड, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश। ये जलवायु परिवर्तन के कुछ बड़े दुष्प्रभाव हैं। ICAR का मानना है कि तापमान बढ़ने से पानी की समस्या और कम होती बारिश की वजह से कई इलाकों में गेहूं, धान और दूसरी फसलों की उपज पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मिट्टी और मवेशियों पर भी बुरा असर डाल रहा है। इससे बारिश की अवधि में कमी आ रही है और वर्षा सिंचित इलाकों में उत्पादकता गिर रही है। इसीलिए खेती के तौर तरीकों में कुछ बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे बदलाव जिनसे हमारी खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बन सके। इसी को जलवायु स्मार्ट खेती यानी CSA का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस तरह की खेती के 3 उद्देश्य बताए हैं। 1. कृषि उत्पादकता और आमदनी में लगातार बढ़ोतरी। 2. जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन का निर्माण। और 3. जहां संभव हो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या उसे पूरी तरह खत्म करना। खाद्य और कृषि संगठन ने साल 2022 से 2031 के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें 4 अच्छी बातें शामिल की गई हैं। ये अच्छी बातें हैं बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और सभी के लिए बेहतर जीवन। जलवायु स्मार्ट कृषि इसी फ्रेमवर्क का समर्थन करती है।
CSA कृषि पद्धतियों का कोई निश्चित सेट नहीं है जिसे सभी जगह एक समान से लागू किया जा सके, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर वहाँ की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार किया जा सकता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई और ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। CSA में तकनीक का खासा महत्व है, इसलिए ग्राम स्तर पर मौसम केंद्र और कस्टम हायरिंग केंद्र खोले गए हैं ताकि किसानों को मौसम के बारे में शिक्षित किया जा सके और मशीनों के जरिए वो खेती के काम समय पर पूरा कर सकें। इसके अलावा ऐसी उन्नत किस्में बोई गई जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सकें। स्थान विशेष के लिए पोषक प्रबंधन के जरिए सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा किया गया और शून्य जुताई को अपनाया गया। झारखंड के गुमला जिले में एक नदी किनारे रेत से भरे बोरों से चेक डैम बनाया गया, जिससे आसपास के कुओं में पानी के स्तर में सुधार हो और किसान रबी की फसल को बचाने में कामयाब रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी मैनेज ने चावल की गहन खेती, पॉली हाउस और महिलाओं में मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। इसने आकस्मिक फसल योजनाओं पर जोर दिया है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो सूखा, बाढ़, लू, शीतलहर, बेमौसम तेज बारिश, ओले, कीट और बीमारी लगने पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराती हैं। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के सेगमेंट में मुलाकात होगी हमारे सफल किसान से, जिन्होंने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरे हैं। तो फिर आइए उन्हीं से सीधा मुलाकात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन सी चुनौतियों का सामना करके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मनोज कुमार प्रधान भेजीमल गांव ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा साइंस से की थी। घर वाले चाहते थे कि वे नौकरी कर लें, लेकिन इन्होंने खेतीबाड़ी को अपना व्यवसाय बनाया। पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को अच्छे से जाना और समझा। शुरुआत में इन्होंने देखा परंपरागत कृषि से खेती करना महंगा तो था ही, फसल का उत्पादन भी ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मनोज कुमार प्रधान ने परंपरागत कृषि की जगह खेती में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया। मनोज कुमार प्रधान को कृषि विकास केंद्र द्वारा तरबूज की खेती के नए तकनीक के बारे में जानकारी मिली, जिसे ट्रांसप्लांटेशन तकनीक कहते हैं। वहां के वैज्ञानिकों ने उन्हें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराईं और मनोज कुमार प्रधान को अपने इस प्रयास में सफलता मिली। वो तरबूज के बीजों को खेतों में डालने की नई तकनीक में सफल रहे। इसका प्रयोग इन्होंने अपने ही खेतों में किया। इससे खेतों में नष्ट होने वाले बीजों की तादाद बेहद कम हो गई और तरबूज की पैदावार बढ़ गई। मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इन्होंने बताया, एक पॉली बैग में आधा किलो मिट्टी और 50 ग्राम के लगभग गोबर का खाद मिलाकर 2 बीज डाल दीजिए। पैदावार अच्छी मिलने पर इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनोज कुमार प्रधान को अपने खेतों में इस्तेमाल किए गए तरबूज के बीजों से लाभ हुआ। परंपरागत तरीके से तरबूज की खेती में जो फल लगता था, उसका आकार भी बड़ा हो गया। इतना ही नहीं, नई तकनीक से खेती करने पर 1 एकड़ में 20 क्विंटल पैदावार की बढ़ोतरी होने लगी। यकीनन ये फायदा मनोज कुमार के लिए खुशी का नया संदेश लेकर आया। प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में पौधे तो अधिक प्राप्त होते ही हैं, साथ ही पानी भी कम लगता है और मजदूरों की संख्या भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार भी कम हो जाते हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचता है। ये बात मनोज कुमार प्रधान भली भांति जानते थे और इसका इस्तेमाल कर उन्होंने तरक्की के नए द्वार खोल दिए। इसके साथ साथ मनोज कुमार प्रधान ने सर्टिफाइड सीड से धान की खेती करनी शुरू की और यहीं से इनके जीवन को नई दिशा मिली। इससे मनोज कुमार प्रधान की उपज लगभग 50 से 70% तक बढ़ गई। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखा देते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड की, एक ऐसे कार्ड की जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। काफी कम दरों पर आपको ऋण की सुविधा मिल जाती है। तो किस तरह से करवा सकते हैं आप इसमें पंजीकरण, या फिर कहें कि किस तरह से आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं, बताते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan.ddk@gmail.com।
आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।